इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज रात ट्रंप करेंगे ईरान पर जबरदस्त हमला। जी हां, ट्रंप ने हाल ही में कुछ घंटों पहले अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट से एक सनसनीखेज ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने आज रात ईरान पर हमले की बात कही है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा है कि ईरान के खर्ग आइलैंड और साथ ही सारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो जल्द ही कब्जा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मेरे साथ है मेरी सहयोगी नागिन जी। नागिन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो ट्रंप कल तक डील के नारे लगा रहे थे कि ईरान के साथ सीज फायर होने वाला है, और उन्होंने कुछ दिन पहले उनका एक बयान भी वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हैं कि डील बहुत नजदीक आ गई है जी। और अचानक ये पोस्ट जो है काफी हंगामा क्रिएट कर रहा है कि कैसे वो पलट गए। ट्रंप ने इतने दिनों में कम से कम लगातार हर दिन अपने ट्रुथ सोशल पे अलग अलग मैसेजेस डाले। उन्होंने शुरुआत जब की थी, आपको याद होगा, वॉर शुरू होने के पहले, कि हम तो अटैक करेंगे और ईरान को तबाह करके हम निकल जाएंगे, जीत जाएंगे, रिजीम भी बदल देंगे। अब ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि हम खर्ग आइलैंड पे कब्जा करेंगे। खर्ग आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इरानियन ऑयल और उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ से वो सारे ऑयल्स सप्लाई करते दूसरे देशों को, वो वहाँ उस आइलैंड से करते हैं, जो कि ईरान की सीमा से, ईरान का जो मेन लैंड है उससे केवल 15 किलोमीटर दूर है। अब ट्रंप ने ये बहुत बड़ी बात बोली है कि हम खर्ग पे कब्जा करेंगे, लेकिन क्या आप कब्जा केवल अपने प्लेन्स को उड़ा करके कर सकते हैं? क्या आप कब्जा केवल ट्रूप्स उतार करके कर सकते हैं? और कितने ट्रूप्स आप उतार देंगे खर्ग आइलैंड पे? ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं जो ट्रंप ने बिना सोचे, मुझे लगता है इन्होंने एक बड़ा कमेंट कर दिया है। लेकिन इसमें सच्चाई ये भी है कि ट्रंप ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं। अब ये कमेंट उन्होंने पैसे बनाने के लिए किए हैं कि फिर से आज मैं मार्केट को थोड़ा उछालूं या दबाऊं। इससे क्या होगा कि अगर इन्होंने ये बोला है तो इससे मार्केट नीचे जाने वाला है, कि बहुत बड़ा वॉर होने वाला है। और सच में अभी वॉर बहुत बड़ा चल रहा है, क्योंकि ईरान, जॉर्डन, कुवैत, और आपको पता ही हो कि हमने भारतीयों को भी आज हमने खो दिया, 3 भारतीय भी मारे गए हैं आज, और काफ़ी सारे भारतीय इस वॉर में अभी तक मारे जा चुके हैं। डिस्पाइट दैट पूरी वॉर चल रही है, सब लोग इसके लपेटे में आ रहे हैं, और ट्रंप चाहते हैं कि वो एक विक्टोरियस लीडर बन करके निकले। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, जो वॉर उन्होंने सोचा था कि 2 दिन में खत्म कर दूंगा, और जो बातें वो आज बोल रहे हैं कि वेनेजुएला की तरह हम जीत जाएंगे, वो तो आप पहले 2 दिन में ही कर लेते अगर आप कर सकते थे। तो वो स्ट्रैटेजी आपकी ऑलरेडी फेल हो चुकी है। अगर आप, मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी जिक्र किया कि जैसे वेनेजुएला पे उन्होंने कब्जा किया, वैसे वो ईरान पे भी करेंगे। तो क्या ये चांसेस है कि जो पॉसिबिलिटीज जो हमने देखा जो वेनेजुएला में हुआ वो यहाँ हो सकता है, जैसे अरेस्ट किया था, क्या मोस्तफा खामनेई के साथ भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर होना होता तो वो पहले दिन ही या दूसरे दिन ही कर चुके होते। वेनेजुएला एक बहुत ही अलग तरह की कंट्री है। वेनेजुएला बहुत ही कमज़ोर कंट्री है इन टर्म्स ऑफ आर्मी। उनके पास कोई बहुत बड़ी आर्मी नहीं है। और वेनेजुएला में क्या हुआ था ये समझना भी ज़रूरी है। वेनेजुएला में उन्होंने जो मदुरो के जो सबसे क्लोज एड्स थे उनको आपने पहले खरीदा। वो लोग मदुरो के लिए काम ही नहीं कर रहे थे। जब वहाँ पर उनकी सेना उतरी थी, ट्रंप की सेना उतरी थी, जब उनके पैराट्रूपर्स उतरे थे, उस समय जो पूरी सेना थी उसको ऑलरेडी उन्होंने गिव अप कर दिया था। आपको पता है कि वहाँ पे खून बहा ही नहीं था, किसी एक इंसान पे भी गोली नहीं चली, और उसके बावजूद मदुरो और उनकी बीवी को उठा करके वो ले आए, क्योंकि इट वॉज अ सेटअप। मदुरो को वहाँ से पकड़ के आप लेकर के आ गए। लेकिन यहाँ पर है आईआरजीसी जो कसम खाते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो अपने इस्लाम की कसम खाते हैं, जो ईरान की कसम खाते हैं। वहाँ पर 2 तरह की सेनाएं हैं, एक तो जो वहाँ की आर्मी है, लेकिन एक है आईआरजीसी जो कि इस्लामिक गार्ड्स हैं, और वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। और वही इस्लामिक गार्ड्स ने अभी तक ट्रंप को नाकों तले चने चबवाए हैं। जहाँ जहाँ अटैक उन्होंने किया है वहाँ वहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी है। अभी तक ट्रंप ये भी नहीं बता पा रहे कि उनकी कितने आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं, उस पर भी वो क्लैरिटी नहीं दे रहे। अब जो ये पूरा मामला है कि आप कब्जा कर लोगे खर्ग आइलैंड पे, तो ईरान की 2 लाख की जो सेना है आईआरजीसी की, और अगर आप अपने 20,000 ट्रूप्स भी उतारते हो तो ईरान उनको बहुत आसानी से मारेगा। बहुत सारे इनकी सेना के लोग मारे जाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान नहीं लग रहा। और वेनेजुएला से कंपेयर करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी अगर ट्रंप ऐसा कंपेयर कर भी रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि ट्रंप के दिमाग में कोई प्लान है।
या ट्रम्प अपने जो लोग हैं, जो उनके एडवाइजर्स हैं या उनकी सेना के जो प्रमुख हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं? आपको पता होगा कि 2 महीने पहले, सीज फायर के पहले, उन्होंने कितने सारे लोगों को निकाला, कितनी सारी तब्दीलियां हुई, पीट हेगसेथ किस तरह से बातें करते थे और उनके ऊपर शराबी होने का भी इल्ज़ाम लगा कि आप वहाँ अपने ही जो लोग हैं उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो प्लान्स उनको बताए जा रहे हैं उनको वो फॉलो नहीं कर रहे। इस वजह से सेना को हार का सामना करना पड़ रहा है। जेराल्ड फोर्ड को भागना पड़ा था। बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी और अब दोबारा पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से वॉर चल रही है, ईरान ने इतने सारे बॉम्ब्स मारे हैं इजराइल के ऊपर, कुवैत के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर, बहरीन के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो ये अभी रुका नहीं है। और इतने सारे बेसिस पे कम से कम आपके 30,000 जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो हैं, लेकिन वो लड़ाई नहीं कर रहे, वो जान बचा करके भाग रहे हैं। तो आप समझिए कि 30-40 हज़ार सोल्जर्स ऑलरेडी हैं, आपने और भी वहाँ पर सेनाएं भेजी है, लेकिन वो सब किसी काम के नहीं आ रहे। आप डायरेक्ट अगर वॉर करना चाहते हैं, खर्ग आइलैंड पे कब्जा अगर करना है, तो आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारने होंगे। लेकिन ये वेनेजुएला वाला बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होगा कि आपके लिए सब कुछ सेट करके रखा था वो लोग जिन्होंने धोखा दिया मदुरो को, और सब कुछ सेट था कि आप आओ इनको लेके जाओ। लेकिन यहाँ पर तो वो लड़ाई चल रही है, यहाँ रशिया भी है, चाइना भी है। जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब रशिया और चाइना अपने सैटेलाइट्स के थ्रू दे रहे हैं। स्पेशली चाइना जो सारे लोकेशंस रिवील कर रहे हैं, और उसके बाद जो स्ट्राइक्स हैं वो सक्सेसफुल हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि उस स्ट्राइक्स को पैट्रियट मिसाइल्स या जो बाकी के मिसाइल्स हैं वो रोक पा रहे हैं। नाउ दे आर इन्वेडिंग एंड इट इज फॉलिंग एग्जैक्टली ऑन द हैंगर्स ऑफ द एयर बेसिस, यानी बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। F-16 आज एक वीडियो आया है जिसमें देखा जा सकता है कि F-16 बॉम्ब गिराने जाता है ईरान के ऊपर और वो भागता है, वापस चला जाता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे मिसाइलें चलना या वहाँ पे ड्रोन्स चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पूरा मामला है ये युद्ध का बढ़ता जा रहा है, शांति तो नहीं आने वाली। खर्ग आइलैंड के नाम पे और तबाही हो सकता है। कल वो फिर बोल दे कि हाँ जी हमारी बातचीत होने लगी है, ईरान डर गया है क्योंकि हमने बोला है कि हम तो खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर सेना वो उतारते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान ट्रंप को झेलना पड़ेगा। और जहाँ बॉडी बैग्स की बात आती है वो ट्रंप नहीं देखना चाहेंगे। अगर 100 लोग भी मारे जाते हैं तो ट्रंप का इम्पीचमेंट पक्का है, उनका राष्ट्रपति पद से हटना बिल्कुल तय है। तो नागिन जी, क्या ये मानना सही होगा कि अब वो घड़ी नज़दीक है जब ईरान और अमेरिका के बीच फुल स्केल वॉर जो है छिड़ चुका है? और साथ ही क्या ये संभावना है कि आज रात वाकई ट्रंप जो है ईरान में अपनी सेना उतारेंगे, और अगर ऐसा होता है तो गल्फ कंट्रीज भी इस युद्ध में शामिल होगी? देखिए इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन एक जो साइन है कि हाँ बड़ा अटैक हो सकता है, जर्मनी से एक B-2 बॉम्बर उड़ा है। जो B-2 बॉम्बर करोड़ों रुपए का होता है, बहुत ही ऊंचाई पे उड़ता है, 40,000 45,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो वहाँ से वो बॉम्बिंग करते हैं और इन्होंने B-2 बॉम्बर का काफ़ी इस्तेमाल किया था जब 12 डे वॉर पिछले साल हुआ था, और बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान के अंदर पहुँचाया था, बहुत सारे लोगों को मारा था। इन्होंने पहले भी यही किया। जब उन्होंने पहले दिन अटैक किया तो उन्होंने क्या बताई अपनी सक्सेस? उन्होंने अपनी सक्सेस बताई कि हमने खामेनी को मार दिया। जो खामेनी ने बोला कि मैं तो शहीद होना चाहता हूँ, और वो खुद ही अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स गिराए, बहुत सारे लोगों को मारा, कम से कम 4,000 लोगों को अभी तक वो मार चुके हैं। अब B-2 बॉम्बर से या अपने जेट से या इजराइल की जो सेना है उनके जो एयरफोर्स है वो आकर के बॉम्ब ही गिरा सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को मार सकते हैं, लेकिन उससे आप जीत जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को मारना और उसके बाद आप UN में भी कोई सवाल नहीं उठा पा रहा इस पे। जो सारे ह्यूमन राइट्स एजेंसीज हैं वो भी इस पे कोई बात नहीं करते, क्योंकि बात होती है US की और इजराइल की, जो ऐसे देश हैं जो ऐसे एजेंसीज को पैसा, बहुत सारा पैसा देते हैं। आपको याद ही होगा मिनाब स्कूल की बात है। मिनाब स्कूल में 163 बच्चे मारे गए, लेकिन उस पर कोई नहीं बात कर रहा, कोई भी एंगर अप्रोर कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन अगर यही ईरान ने कर दिया होता इजराइल के अंदर और 200 बच्चों को मार दिया होता, तो आप समझिए कि पूरी दुनिया में क्या बवाल मच रहा होता, वेस्टर्न मीडिया में क्या क्या बवाल मच रहा होता। वेस्टर्न मीडिया और ये सारे जो चैनल्स हैं जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, BBC हो या बाकी के चैनल्स हो, वो कितना रो चिल्ला रहे होते। लेकिन वो कोई रोना चिल्लाना नहीं हुआ जब मिनाब में बच्चों को मारा। और ये भी डिस्कशन आज तक ये US ने बोला था कि हम बताएंगे, हम पूरा इसमें टीम हमने बनाई है, कमिटी बनाई है और वो बताएंगे कि कैसे हुआ था। सबको पता है कि आपने अपने सबसे खतरनाक टोमाहॉक मिसाइल को इस्तेमाल किया, वहाँ पे उसके अवशेष मिले, लेकिन फिर भी आज तक
उन 160 से ऊपर बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पाया। नागिन जी, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि अब इस युद्ध में कहीं ना कहीं भारत भी खिंचा चला जा रहा है। जी। बैक टू बैक 3 दिन लगातार 3 शिप्स पे अटैक हुए ओमान में, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई। जी। तो भारत इसका कब कड़ा रुख अपनाएगा, कब जवाब देगा? और आपको भारत, लगता है ट्रम्प धीरे धीरे भारत को भी इस युद्ध में खींचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये तो पता है, लेकिन ट्रम्प मान लीजिए कि यूएस ने स्ट्राइक कर दिया या गलती से उनका मिसाइल ऐसे शिप पे गिरा जिसमें भारतीय थे। अब इसमें होता क्या है, आगे भारत का क्या रिएक्शन होना चाहिए? क्या भारत ने जवाब मांगा? जैसा आपको पता ही कि आज एमईए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 भारतीय मारे गए हैं। उसके पहले भी काफी सारे भारतीय इसी वॉर में मारे जा चुके हैं। और ये जो भारतीय हैं ये सेलर्स हैं, ये मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, जो शिप्स पे काम करते हैं। और ये आम लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं। तो भारत को सवाल तो पूछना ही चाहिए। लेकिन आप समझिए, जब एक सरकार ट्रम्प से यही नहीं पूछ पा रही और इस पे ही अग्रीमेंट नहीं ले पा रही कि मुझे तेल कहाँ से खरीदना है, वो क्या ही सवाल पूछ लेगी। और अभी लगता नहीं है कि भारत को युद्ध में लाने की बात जहाँ तक है, देखिए भारत ऑलरेडी इस युद्ध में है, भले ही फिजिकली ना हो, हमारे लोग मारे गए हैं, लेकिन आप ये देखिए हमें कितना ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी झेलना पड़ रहा है। हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। भारत को कड़ा रुख जब अपनाना था तो वो बहुत शुरुआत में था। एक जो चीज़ हमने की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल में थे, अटैक होने के एक दिन पहले उनको पता था कि अटैक होने वाला है, वॉर होने वाली है, फिर भी आप क्यों चले गए? आपने एक साइड तो चुन ली, आपने बता दिया हम इजराइल के साथ हैं। आप वहाँ पे जाकर के आपने एक वर्ड बोला, फादरलैंड है इजराइल, हमारा फादरलैंड है भारतीयों का। तो आप किस लेवल पे जाके एक एक्सेप्टेंस दिखा रहे हो कि हम तो इजराइल के साथ हैं क्योंकि वो फादरलैंड है उनका। तो समझिए कि अब वही इजराइल आपके लिए कुछ नहीं सोच रहा, वो अपने एक पैनिक मोड में है, वो लड़ाई करे जा रहा है। ट्रम्प नेतन्याहू के इशारों पे नाचते जा रहे हैं। एक दिन ट्रम्प बोलते हैं कि हमें वॉर करनी है, एक दिन नहीं करनी है। 50 चीजें इसमें, पैसा बनाने की कोशिश है, या नेतन्याहू के डर से, या नेतन्याहू के दबाव में, या एप्स्टीन फाइल के दबाव में, या जो पूरी लॉबी है जूस की जो बहुत सारा पैसा देती है ट्रम्प जैसे नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए, उनके दबाव में। ये अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पावर में बने रहना चाहते हैं। और ये तो एकदम मतलब कहिए कि एक बंदर की तरह काम चल रहा है, कि बंदर नाच रहा है, हर दिन नाच रहा है। वॉर में एटलीस्ट आप थोड़ा सा सीरियसनेस दिखा सकते थे क्योंकि आपके खुद के लोगों की जान उसमें लगी हुई है। लेकिन सरकार जो है कभी रियलिटी नहीं बताती है, कितने लोग मरे हैं उस पर अभी तक वो अटके हुए हैं कि 15। भारत फंस चुका है इस पूरे युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध भारत जैसे बहुत सारे देशों को बहुत गरीब कर देगा। वहाँ पे इन्फ्लेशन आएगी, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। हमारी लाइफ में हम अब देखते जा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसका प्रभाव अब दिखना शुरू हो गया है। और जिन लोगों का जो बिजनेस है वो फुली डिपेंडेंट है, मान लीजिए जो नीचे चाय ही बेच रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आपको पता ही एलपीजी में भी सब्सिडी की बात होने लगी है। तो प्रॉब्लम जो है वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लोगों के मरने की बात, तो ये बहुत सैड सिचुएशन है कि इट हैज़ बीन नॉर्मलाइज। 3 लोग मर गए हैं और हमारी सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अभी अभी मुझे पता चला कि एमईए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया तो उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। अगर आपका ये नेचर है तो आप कभी एक विश्व गुरु नहीं बन सकते। अगर आप बोल रहे हो जीडीपी के हिसाब से भी कि यू आर द लार्जेस्ट जीडीपी, 6th लार्जेस्ट जीडीपी फॉर नाउ, 4th थे, तो आपकी पावर कहाँ है? क्या क्या कर ले रहे हो आप 4th बिगेस्ट जीडीपी होके या 6th बिगेस्ट जीडीपी होके? आपकी जब इतनी क्षमता नहीं है कि आपके लोग मर जाएं और आप जवाब ना दे सको। एक कंट्री है इजराइल, जब इजराइल के लोगों को मारा गया, पास्ट में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहां 6 या 7 इजराइलियों को मार दिया गया। तो इजराइल ने ऐसे कॉवर्ट ऑपरेशंस किए और ऐसा बदला लिया। उनका सिंपल सा है, आंख के बदले आंख। चलिए, हम तो बोलते रहते हैं कि हम गांधी जी के देश के हैं, लेकिन अब हम बदलते जा रहे हैं कि अब तो भारत जवाब देगा, झुकेगा भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक्शन में नज़र नहीं आती। केवल पाकिस्तान के जब बात आती है तो वहाँ पे आप शेर बनते हो, लेकिन चाइना के अगेंस्ट आप कभी शेर नहीं बनते। यूएस के अगेंस्ट तो हमें सबको सच्चाई पता चल गई है कि आपकी क्या औकात है, और इजराइल के सामने आप कभी शेर नहीं बनते। लेकिन यही देश तो आपको अब सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो पूरी बात थी कि सीज फायर चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। अब भारत ये भी बोलता है कि हम तो दलाल नहीं, हम तो इसको रुकवाएंगे नहीं।
तो मुझे कितना भी नुकसान हो जाए मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं रुकवाऊंगा ही नहीं। तो आप कभी स्टैंड लोगे ही नहीं, ये सरकार ने क्लियर कर दिया है। हम तमाशा देखेंगे अपनी बर्बादी का। नागिन जी, मैं वापस से थोड़ा मुद्दे पे आती हूँ कि ट्रम्प के बारे में हम सब ये जानते जी। हैं कि वो कभी एक बात पे रुकते नहीं हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। उन्होंने अपनी ट्रुथ सोशल पे पोस्ट तो डाल दिया, लेकिन ठीक कुछ घंटे बाद वो मीडिया में ये बयान देते हैं कि वो घर पे कब्जा तो करना चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं। देखिए, सनकी है, हो सकता है ये 2 घंटे में स्टेटमेंट चेंज करके उन्होंने अरबों बना ली हो। मार्केट ओपन्स एंड इफ इट रिएक्ट्स विद द सेंटिमेंट्स, तो आपने एक मान लें सेंटिमेंट कि क्रिएट किया, ये वाकई हमला होगा, ये हर बार की तरह हमला हो सकता है, हमला होगा, लेकिन वो हमला दिखाने के लिए होगा। यानी कि आप कुछ लोगों को मार दोगे, बॉम्बिंग कर दोगे, वीडियोस आ जाएंगे तबाही की, दैट्स इट। जो आपने पहले किया, लोगों को मार सकते, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इस वॉर को नहीं जीत सकते, आप बॉम्बिंग कर सकते। एक बड़ा हमला बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उनको अपनी जनता को दिखाना है कि हम तो बहुत स्ट्रांग हैं, और इतना मिलिट्री पावर लेके आप ईरान से हार रहे हैं, तो आपको अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये युद्ध भड़का कहाँ से? सबसे पहले जब ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपनी साख बचाने के लिए अब ये हमला कर रहे हैं कि इतना महंगा अरबों डॉलर का नहीं। हेलीकॉप्टर। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले ट्रंप ने, आपको याद होगा 4 दिन पहले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गाली गलौज हो रही थी कि ट्रंप नेतन्याहू को बोल रहे थे कि भाई आप क्यों स्ट्राइक्स कर रहे हो हिजबुल्लाह पे, उसको रोको, और आप क्यों इधर उधर लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, मेरे सीज फायर को बचाओ। लेकिन एक दिन बाद इजराइल ने क्या किया, हिजबुल्लाह पे तो वो अटैक कर ही रहे थे, उन्होंने ईरान पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। और उसके अगले दिन फिर ट्रंप के बोल बदल गए। उसके बाद ट्रंप ने बोलना शुरू किया कि हम तो अब इसको लड़ेंगे, ईरान हमारी सुन नहीं रहा, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। सो वी हैव टू सी कि हाउ ट्रंप चेंजेस हिज स्टेटमेंट। जैसे जैसे इजराइल का एक्शन बदलता है, ट्रंप का स्टेटमेंट बदलता जाता है। अब इजराइल पे लगातार ईरान ने हमले किए, आपने देखा होगा टेल अवीव और हाइफा, हर जगह तबाही के वीडियोस आए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहे हैं, वो ऑयल साइट्स पे हमला कर रहे हैं। लड़ाई तो अभी भी एनर्जी की है। लोग, अब इन्होंने स्ट्राइक्स जो करना शुरू किया है, बिल्कुल एनर्जी साइट्स पे स्ट्राइक करना शुरू किया। तब ट्रंप ने बोला कि हम भी एनर्जी साइट्स पे करेंगे, आज खर का नाम ले लिया। तो ड्रामा जो है वो रिएक्शंस हैं, इट इज़ नॉट अ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी, इट इज़ जस्ट रिएक्शन ऑफ व्हाट ईरान इज डूइंग एंड देन व्हाट इज इजराइल डूइंग। अभी हाल ही में हमले भी हुए थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में। सिर्फ ईरान ने इजराइल पे नहीं, कुवैत, यूएई, जी। बहरीन, सारे जगह पे जितने भी यूएस के मिलिट्री बेसिस है उन पे अटैक किए। लेकिन ये बात ना हजम नहीं हो रही कि क्यों ये सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है ईरान पे री अटैक नहीं कर रहे, क्यों ये पलटवार नहीं कर रहे? क्या उन्हें डर है ईरान से कि अगर देखिए, वो वॉर में शामिल हो जाए तो जी, फिर बर्बादी जी। की कगार पे आ जाएंगे? नहीं, देखिए, ये इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो यूएई है। कैसे वो ओपेक से बाहर हो गए, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई कंट्री, और वो भी एक वेस्ट एशियन कंट्री, ओपेक से बाहर हो जाती है, क्योंकि उनका जो पूरा सिस्टम है या उनका जो पूरा इकोनॉमी है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है। देखिए, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतार, जितने भी ये अमीर देश हैं, कुवैत तो वैसे उतना अमीर है नहीं, लेकिन ये सब फुली यूएस पे डिपेंडेंट हैं जब उनके सुरक्षा की बात आती है और जब बात आती है उनके इकोनॉमी की और पैसा कमाने की। तो इसमें से केवल एक ही कंट्री है जो कि यूएई, वो अब इनका साथ छोड़ चुका है। ये बाकी के देशों के पास अपने खुद के कुछ हथियार ऐसे खास है नहीं, उनका जो डिफेंस सिस्टम भी है वो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। इस वजह से यूएस बोलता है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, इस वजह से उनके यूएस बेसेस हैं हर एक कंट्री में और उनकी सेना है, तो वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, क्योंकि उनकी खुद की कोई बड़ी आर्मी है नहीं। तो अगर वो लड़ाई लड़ना चाहे तो कैसे लड़ेंगे? दे आर डिपेंडेंट ऑन यूएस। अगर यूएस की ही आर्मी वहाँ से अटैक कर सकती है या यूएस की ही सेना वहाँ से अपने जेट्स लेकर के जा सकती है और बॉम्बिंग कर सकती है, ओनली थिंग दे कैन डू कि जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स दे रखे हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हो, जो दुबई ने काफ़ी हद तक कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उनके एयरपोर्ट्स को जलाया। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि कम से कम 21 बेसिस पे बिल्कुल आग लग गई है, वहाँ पे बिल्कुल फुल तबाही देखने को मिली है। तो इस बार जो इरानियन मिसाइल्स हैं उनका स्ट्राइक बहुत पावरफुल है और असरदार है, क्योंकि अब पैट्रियट मिसाइल्स और जो इनकी क्षमता है, इनके डिफेंस सिस्टम्स अब एक तरह से क्रम्बल करते जा रहे हैं, क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं वॉर के, और जिस तादाद में आप बनाते हैं मिसाइलें उस पर असर पड़ता है, कितनी मिसाइलें आ रही है आपको यूएस से उस पर असर पड़ता है, क्योंकि पैट्रियट मिसाइलें जो हैं वो यूएस ही बनाता है। तो ये प्रॉब्लम है। ओवरऑल अभी कोई अटैक नहीं होगा किसी दूसरे देश से एक्सेप्ट
इजराइल और जो यूएस बेसिस हैं उससे देखिए क्या होता है। और बाकी ट्रंप अपने शिप्स को लेकर के आते हैं कि नहीं, जिसकी बहुत चर्चा हम करते रहते थे, लेकिन वो शिप्स भी जले हैं, बहुत बार जले हैं, तो देखते हैं वो उसको वापस लेकर के आते हैं। नागिन जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि ट्रंप ने तो अपना बयान दे दिया, लेकिन अब इस पे ईरान का क्या रुख है? क्या वो इस हमले के लिए तैयार है? ईरान का स्टेटमेंट आ चुका है, उन्होंने बोला है कि आप हमला करके दिखाओ, हम तैयार हैं। और उनकी वार्निंग बिल्कुल, अब तो वो वीडियोस रिलीज कर रहे हैं कि किस तरीके से हम मार रहे हैं और बेसिस को जला रहे हैं। पिछले 2 दिन 3 दिन में जो हमने देखा है तबाही का मंजर, तो ईरान का स्टेटमेंट क्लियर है और वो हमेशा से यही बोलते आए हैं कि वी आर ऑलवेज रेडी। और उन्होंने ये भी बोला कि अभी हमारी 70% मिसाइलें बाकी हैं। जितने भी रिपोर्ट्स थे वो गलत साबित हो गए कि ईरान के पास तो केवल 3000 बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं और 2000 मिसाइलें ऐसी है जो कि 2000 प्लस किलोमीटर रेंज की हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि हर दिन ये तबाही मचा रहे हैं, ईरान अपनी मिसाइलें बनाता जा रहा है। और ये खबरें मिल रही है कि ऐसी ऐसी जगहों से अब वो अंडरग्राउंड जो उनके बेसेस हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जो यूएस को पता ही नहीं था या उनका सैटेलाइट सिस्टम नहीं कैच कर पाया है, और अब अलग अलग लोकेशन से मिसाइल लॉन्चर्स लगा दिए गए हैं और मिसाइलें लगातार फायरिंग कर रही हैं। बड़ी मिसाइलें, खुरमशार, सिजिल, सारी मिसाइलें उनके पास है और उसका इस्तेमाल अभी हो रहा है। तो ट्रंप ने तो अपना बयान दे दिया है, अब ये देखना बाकी है कि अगले चंद घंटों में क्या वाकई वो ईरान पर हमला करते हैं। ये सिर्फ हर बार की तरह उनके खोखले दावे हैं। जो भी होता है, पल पल की अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.